हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सरफेस फिनिश के बारे में, जिसमें हमने लैपिंग, होनिंग इस सब के बारे में पढ़ा, फ्रोस्टिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग के बारे में पढ़ा। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्क्रू थ्रेड मीन्स स्क्रू चूड़ियाँ जो होती हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टर्नर फिटर मशीनिस्ट के लिए। इससे एक नए क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आखिर स्क्रू थ्रेड या स्क्रू चूड़ियां क्या होती हैं। तो कोई भी जो बेलनाकार या सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसके इंटरनल या आउटर सरफेस पर एक समान रूप से लगातार आगे बढ़ती हुई जो घुमावदार या हेलिक्स ग्रूव होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? थ्रेड या चूड़ियां कहते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, स्क्रू चूड़ियां क्या होती हैं? एक प्रकार का हेलिक्स ग्रूव होती हैं, एक ग्रूव्स टाइप की होती हैं, जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस पर, किसी भी बेलनाकार सरफेस पर अंदर या बाहर की ओर बनाई जाती हैं। ओके, यह क्या है? एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनर होता है। जैसा कि हमने फास्टनर में पढ़ा था, तीन प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी, सेमी परमानेंट और परमानेंट। तो थ्रेड होता है एक टेम्परेरी फास्टनिंग होता है, जिसे हम कहते हैं अस्थाई। मतलब ये कोई अस्थाई नहीं होता, इसके द्वारा जब हम पार्ट को जोड़ देते हैं तो आसानी से खोल सकते हैं। इसमें ना तो हमारा जॉब ही उस पर कोई डिफेक्ट होता है और ना ही हमारे फास्टनर पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो ये किसके अंतर्गत आती है? टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आती है। इसका प्रयोग की बात की जाए तो इसका प्रयोग हम एज ए फास्टनर के रूप में कर सकते हैं, मतलब दो पार्टों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि नट, बोल्ट, स्क्रू, स्टड, इस सब में जो स्क्रू थ्रेड प्रयोग की जाती है, उसका प्रयोग दो पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग टू ट्रांसमिट मोशन, मतलब गति को स्थानांतरित करने के लिए, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो लीड स्क्रू होती है लेथ मशीन में, उसका काम क्या होता है? ट्रांसमिट करना मोशन को, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करना होता है। ठीक, इसके साथ साथ रैक और पिनियन का भी एग्जांपल होता है, मोशन को ट्रांसमिट करता है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। तो ये भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है फॉर लोड लिफ्टिंग। लोड लिफ्टिंग मतलब कोई भी भार है उसको उठाने के लिए, जैसे कि स्क्रू जैक में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम एफर्ट लगाते हैं और काफी भारी भारी हैवी गाड़ियों को ऊपर उठा लेते हैं, तो लोड लिफ्टिंग के लिए भी स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग किया जाता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए, बढ़िया से अच्छे से रीडिंग लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोमीटर में, उसमें जो भी मतलब मैकेनिज्म होता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, तो वहां भी स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका प्रयोग हम करते हैं फॉर स्पीड रिडक्शन के लिए। कोई आपका ऐसा मैकेनिज्म है जो काफी हाई स्पीड पे चल रहा है, उस हाई स्पीड को हमें लो स्पीड में कन्वर्ट करना होता है, तो भी हम स्क्रू थ्रेड के माध्यम से इसको कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है वर्म एंड वर्म व्हील के द्वारा हम क्या करते हैं? स्पीड को रिडक्शन करते हैं। ये 500 से 1 तक स्पीड रिडक्शन कर सकता है। अगर कोई 500 पे चल रहा है तो उसे 1 पर क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है फॉर एडजस्टमेंट के लिए, मतलब साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं स्क्रू थ्रेड के द्वारा, जो भी एडजस्टेबल होते हैं। जैसे कि जो डाई स्टॉक होता है, जिसमें हम डाई को पकड़कर थ्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें एक सेंटर स्क्रू होता है, जिसके द्वारा हम सेंटर स्क्रू और दो बगल के स्क्रू होते हैं, उसकी सहायता उसके साइज को हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। डाई स्टॉक हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे क्या होता है, कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये सारे थे फास्ट मतलब थ्रेड के यूज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। जो स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से अवयव होते हैं, इसमें क्या क्या तत्व होते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आपको इधर राइट साइड पर फिगर दिखाई दे रहा है, उधर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहला इसमें आता है मेजर डायामीटर। मेजर डायामीटर ये क्या होता है? एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब जो मेजर डायामीटर होता है स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा डायामीटर होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फिगर बना है, यहाँ ऊपर से यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ तक का जो सबसे बड़ा डायामीटर, इसी को क्या कहते हैं? हम मेजर डायामीटर के नाम से जानते हैं। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड में अलग अलग होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगर एक्सटर्नल थ्रेड की बात की जाए
तो ये क्या होता है, ब्लैंक का डायमीटर होता है, मतलब जिस पर हमें चूड़ी काटनी होती है। मान लीजिए ये हमारा कोई शाफ्ट है, इस पर हमें चूड़ी काटनी है, तो ये शाफ्ट का जो ब्लैंक डायमीटर यही क्या होता है, इसका मेजर डायमीटर होता है। इसके विपरीत अगर इंटरनल थ्रेड में बात की जाए, जो आंतरिक चूड़ियां होती है उसमें जब आपकी पूरी थ्रेड कट जाती है उसके बाद जो डायमीटर आता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर कहते हैं। जैसे आप एक कैप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, थ्रेडिंग की हुई है, तो थ्रेड कटने के बाद जो डायमीटर प्राप्त हो रहा है वो क्या है, उसका मेजर डायमीटर कहलाता है। तो ध्यान रखना है। एक्सटर्नल में बात की जाए तो थ्रेड काटने से पहले जो आपका ब्लैंक का डायमीटर वो मेजर डायमीटर होता है। अगर इंटरनल में बात की जाए तो फुल थ्रेड कट जाने के बाद जो डायमीटर प्राप्त होता है वो उसका मेजर डायमीटर कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं माइनर डायमीटर, जिसका मतलब होता है छोटा डायमीटर जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो आपका डायमीटर होता है ये किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है, ठीक। अब ये भी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि इंटरनल थ्रेड में ड्रिल किए हुए जो व्यास होता है वही उसका क्या होता है, मतलब माइनर डायमीटर, छोटा डायमीटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका होल है, उसमें आपको थ्रेडिंग करनी है, तो आपने होल कर दिया। अब होल कर दिया तो थ्रेडिंग करने से पहले जो डायमीटर है होल का वही उसका क्या है, माइनर डायमीटर, सबसे छोटा डायमीटर कहलाता है। जब आप उसमें थ्रेडिंग कर देंगे तो उसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो फिर मेजर डायमीटर में चला जाएगा। तो एक्सटर्नल के कंडीशन में जो ड्रिल करते हैं होल थ्रेड काटने के लिए वही उसका क्या होता है, माइनर डायमीटर कहलाता है। और एक्सटर्नल की कंडीशन में देखा जाए तो पूर्ण चूड़ी कट जाने के बाद प्राप्त सबसे छोटा व्यास होता है। मान लीजिए आपका शाफ्ट है, अब इस पर जब हम पूर्ण रूप से चूड़ी काट देंगे तो उसके बाद जो इसका व्यास प्राप्त होगा वही इसका क्या कहलाएगा, माइनर डायमीटर या छोटा व्यास कहलाएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, मटेरियल में रिडक्शन होगा तो उसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाएगा, तो कहलाएगा उसका माइनर डायमीटर, ठीक। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाली टॉपिक होती है, तो इसे आप क्लियर कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है पिच डायमीटर। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मतलब व्यास होता है जो कि काल्पनिक व्यास होता है। तो लिखा है चूड़ी का यह व्यास क्या होता है, काल्पनिक व्यास होता है, जो कि मेजर व माइनर डायमीटर के बीच स्थित होता है। यहाँ है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेजर डायमीटर, बड़ा डायमीटर, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के छोटा डायमीटर। अब इसके बीच में ये क्या है, आपका पिच डायमीटर, ठीक है। जो हमने लाइन खींच रखी है पिच लाइन, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, ऐसी कोई इसमें लाइन होती नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको एक काल्पनिक व्यास के रूप में हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है, काल्पनिक व्यास होता है। अगर हमें पिच डायमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मेजर डायमीटर में से सिंगल डेप्थ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो भी उसकी सिंगल डेप्थ होती है उसको हम घटा देंगे मेजर डायमीटर में से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा पिच डायमीटर। से ये पूरा हो गया आपका मेजर डायमीटर, और इतना क्या होता है, आपका सिंगल डेप्थ होता है, यहाँ पर दर्शाया गया, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर है, आधा यहाँ है, आधा यहाँ है, दोनों जोड़ लिया जाए तो एक सिंगल डेप्थ प्राप्त हो जाती है। तो अगर मेजर डायमीटर में से हम सिंगल डेप्थ को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पिच डायमीटर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस की। देखा जाए तो एक्सिस ये आपके एक सेंटर लाइन होती है जिसके हम मतलब रेफरेंस में सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, दर्शाते हैं। इसके बाद आता है इसमें पिच। तो दो समीपवर्ती चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपकी एक ये चूड़ी है और एक इसके ही समीपवर्ती एक ये चूड़ी है। अब इन दोनों चूड़ियों की जो ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के बीच की जो दूरी होगी यही इसकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। आप यहाँ से भी नाप सकते हैं और आप इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ से भी नाप सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, पिच की प्राप्ति होगी। मतलब दो समीपवर्ती चूड़ियां, जो दो पास पास की चूड़ियां हैं, उनके बीच की जो सेंटर लाइन होती है उसके बीच जो दूरी होती है, मिनिमम दूरी होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो ये भी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है, इसकी परिभाषा को पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लीड। लीड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कोई भी स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू चूड़ी है, उसको एक बार घुमाने पर या एक पूरे चक्कर में कितनी दूरी वो आगे बढ़ती है वही उसकी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। लिखा गया है स्क्रू थ्रेड द्वारा
एक चक्कर में चली गई अच्छी दूरी क्या कहलाती है, उसकी लीड कहलाती। जैसे ये मान लीजिए है, इसमें हम लगाए इसको, अब एक पूरे चक्कर घुमाए, एक चक्कर घुमाने में इसने जितना आगे अच्छी दूरी तय किया वही इसकी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। अब अगर सिंगल स्टार थ्रेड की बात की जाएगी तो लीड और पिच दोनों बराबर होती हैं। डबल स्टार थ्रेड में लीड पिच की 2 गुनी होती है, जितने ज्यादा स्टार्ट होगा उतने गुनी उसकी लीड कहलाएगी। तो अगर हम निकालना चाहें तो फार्मूला होता है लीड बराबर पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो अगर सिंगल है तो लीड और पिच बराबर, डबल होगा तो लीड पिच की 2 गुनी, ट्रिपल स्टार्ट होगा तो लीड पिच की 3 गुनी। इसी प्रकार से आगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, तो चूड़ी का ऊपरी सिरा, जहां पर दो चूड़ियां आकर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये क्या चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। चाहे यहाँ दर्शाएं या फिर हम इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो ये चूड़ी का क्या होता है, सबसे ऊपरी वाला होता है, टॉप वाला पोर्शन होता है, जिसे हम क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रूट। रूट क्या होता है, चूड़ी का निचला सिरा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे चूड़ी का जो निचला सिरा है, नीचे जहां पर दो चूड़ियां आकर आपस में मिलती हैं वही उसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। यहाँ भी इसको क्या हम कहेंगे, रूट के नाम से जानेंगे। तो जो ऊपरी वाला सरफेस होता है जहां पर दो चूड़ियां मिलती हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो निचली सरफेस होती है जहां दोनों चूड़ियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ये भी क्लियर कर लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं फ्लैंक के बारे में। तो रूट व क्रेस्ट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, फ्लैंक कहलाती है। जैसे कि ये आपका हो गया क्रेस्ट, ये हो गया रूट। अब इसको जो ये रेखा मिला रही है इसी रेखा को क्या कहते हैं, फ्लैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि ये आपके क्रेस्ट को और इस रूट को जो ये वाली सरफेस मिला रही है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लैंक के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है फ्लैंक के बाद डेप्थ। ठीक, रूट व क्रेस्ट के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वही वह क्या कहलाती है, डेप्थ कहलाती है, या फिर सिंगल डेप्थ के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका रूट और ये हो गया क्रेस्ट। अब इस क्रेस्ट के और रूट के बीच की जो ये लंबवत सीधी दूरी है यही क्या कहलाती है, इसकी सिंगल डेप्थ या डेप्थ ऑफ थ्रेड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक, तो क्या है, रूट और क्रेस्ट के बीच की लंबवत दूरी ही डेप्थ कहलाती है। अगर इसे कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर डायमीटर मतलब कैपिटल डी का मतलब हो गया मेजर डायमीटर में से अगर हम माइनर डायमीटर स्मॉल डी को घटा देते हैं और इसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए सॉरी फ्रेंड, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेप्थ ऑफ थ्रेड की प्राप्ति होगी। मींस मेजर डाया माइनस माइनर डाया बटा 2 इक्वल टू डेप्थ ऑफ थ्रेड। नेक्स्ट इसमें आता है थ्रेड एंगल। थ्रेड का एंगल क्या होता है, तो स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें आपस में मिलाने के बाद जो कोण बनाती हैं उसी को हम एंगल ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका एक ये हो गया चूड़ी और ये हो गया चूड़ी, तो जो इसकी दोनों साइडें आपस में मिलने के बाद यहाँ पर जो ये कोण, जैसे अगर इसको भी आगे बढ़ाया जाए, यहाँ तक लाया जाए, इसको भी यहाँ तक लाया जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो दोनों साइडों को आगे बढ़ाने के बाद जो कोण बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। कि थ्रेड का एंगल हमारा कितना है, हर थ्रेड के लिए अलग अलग होता है, उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे किस थ्रेड का एंगल कितना ज्यादा होता है। तो ये थे कुछ एलिमेंट ऑफ थ्रेड के बारे में। सॉरी फ्रेंड, के कोई भी स्क्रू थ्रेड है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से, तो हमने देखा कि स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब चर्चा करते हैं इस पे कुछ और आगे इसके टाइप्स के बारे में कि थ्रेड कौन कौन से प्रकार की होती हैं जो यूज की जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट का मतलब बायां, इसे हम कहते हैं वामवर्त चूड़ी या बाई चूड़ी। तो ऐसी चूड़ियां जो जॉब में क्या होती हैं, ऐसी चूड़ी जो जॉब में एंटी क्लॉक मतलब जो घड़ी की सुई होती है उसके विपरीत दिशा में घुमाकर कसी जाती है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाकर कसी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, अब अगर हम इस दिशा में घुमा रहे हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में है, इसको इस तरीके से मतलब उल्टी दिशा में घुमाई एंटी क्लॉक में, इस प्रकार वो चूड़ी कसी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं।
जो इसका झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है, ये किस तरफ होता है, बाईं ओर इसकी चूड़ियों का झुकाव रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है राइट हैंड थ्रेड, मतलब दाहिने हाथ की चूड़ियां। तो जो चूड़ी जाब में सॉरी क्लॉकवाइज दिशा में कसी जाती हैं, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर कसी जाती हैं, उन चूड़ियों को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थ्रेड के नाम से जानते हैं। और इन चूड़ियों का झुकाव किस तरफ होता है, तो इनका झुकाव दाहिनी तरफ होता है। और सबसे ज्यादा चूड़ियां यही प्रयोग की जाती है इंजीनियरिंग के कार्यों में। जो आजकल जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं सॉरी फ्रेंड, जो आजकल इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं इसमें जितनी भी थ्रेड प्रयोग की जाती है कौन सी थ्रेड्स होती हैं, राइट हैंड थ्रेड्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, जो इस समय हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो मतलब कह सकते हैं आसपास का मौसम बहुत कोल्ड है, तो इसलिए थोड़ी सी खांसी टाइप की आ रही है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है सिंगल स्टार थ्रेड। अभी हमने क्या ऊपर पढ़ा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। जो लेफ्ट हैंड की थ्रेड होती है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाकर कसी जाती है, इसका झुकाव बाईं ओर होता है। और जो राइट हैंड की थ्रेड होती है इसका झुकाव दाईं ओर होता है, और इसे हम क्लॉकवाइज दिशा में घड़ी की दिशा में ही घुमाकर क्या करते हैं, कसते हैं। ठीक, मोस्टली सबसे ज्यादा यूज की जाती है राइट हैंड थ्रेड, जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें सिंगल स्टार थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड मतलब इसमें एक ही स्टार्ट होता है, एक ही जगह से चालू होती है। एक स्थान से शुरू होकर अंत में एक ही स्थान पर जो चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं उसे हम सिंगल स्टार थ्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक, सिंगल स्टार मतलब एक स्टार्ट एक ही स्थान से चालू हो रही है और अंत में जाके एक ही स्थान पे समाप्त हो जा रही है, उसे हम सिंगल स्टार थ्रेड कहते हैं। इसमें लीड और पिच दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जितने भी आपके फास्टनिंग वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, नट बोल्ट स्टड, इन सब में जो चूड़ियां कटी होती हैं पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा सिंगल स्टार थ्रेड ही होती हैं। दूसरा इसमें आता है डबल स्टार थ्रेड, मतलब दो जगह से स्टार्ट होने वाली। तो दो अलग अलग स्थानों से शुरू होकर और अंत में दोनों अलग अलग स्थानों पे जाके समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी चूड़ियों को हम डबल स्टार थ्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें लीड क्या होती है, उसकी पिच की 2 गुना होती है। नेक्स्ट है मल्टी स्टार थ्रेड। मल्टी मतलब कई जगहों से 3 या अधिक चूड़ियां अलग अलग स्थानों से शुरू होकर अंत तक चली जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टार थ्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें लीड बराबर पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, तब जितने ज्यादा स्टार्ट होगा उतने गुना क्या होगी, लीड हमारी पिच की होगी। इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है शीघ्र चाल, मतलब जल्दी से चाल प्राप्त करने के लिए, जल्दी से खोलने और कसने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो थर्मस फ्लक्स होता है, जैसे कि आपके सामने ये बोतल दिया गया है, इसमें जो अंदर थ्रेड कटी होती है सब क्या होती है, मल्टी स्टार थ्रेड होती है। इसके बाद जो कैप होते हैं, फ्लाई प्रेस, हैंड प्रेस, टेलीस्कोप और जो कैमरे की फोकसिंग की लेंस होती है उसमें भी मल्टी स्टार थ्रेड प्रयोग की जाती है। थोड़ा सा घुमाने पर वो ज्यादा आगे बढ़ती है। ठीक, सबसे बढ़िया एग्जांपल आप अपने थर्मस का ले सकते हैं, बोतल में जो कैप वगैरह में थ्रेड कटी होती है। तो ये है मल्टी स्टार थ्रेड। लीड जितने ज्यादा गुना पिच होगी उतने ज्यादा लीड उसके पिच के गुना हो जाएगी। लीड इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या चेक किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, थ्रेड का इफेक्टिव डायामीटर, जो इफेक्टिव प्रभावी व्यास होता है, इफेक्टिव डायामीटर होता है, उसको चेक किया जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा। इसके बाद इसमें पूछा जाता है 3 वायर प्रोसेस, 3 तार विधि के द्वारा हम क्या चेक कर सकते हैं। तो 3 वायर प्रोसेस होता है फ्रेंड, इसके द्वारा भी इफेक्टिव डायामीटर और शेप ऑफ थ्रेड, शेप ऑफ फ्लैंक चेक किया जाता है। 3 वायर प्रोसेस के द्वारा जो प्रभावी व्यास है, इफेक्टिव डायमीटर, उसके साथ साथ उसका फ्लैंक का शेप कैसा है, फ्लैंक का आकार कैसा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है ऑप्टिकल या फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर हो या प्रोफाइल प्रोजेक्टर हो, इसके द्वारा हम थ्रेड की फ्लैंक के एंगल को, उसका फ्लैंक एंगल कितना है, उसका शेप कैसा है और उसका पिच कैसा है। तो अगर हमें ये तीनों चीजें चेक करनी हो, पिच ऑफ थ्रेड चेक करना हो, शेप ऑफ थ्रेड चेक करना हो, फ्लैंक एंगल चेक करना हो, तो हम जनरली प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल या फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर का।
इसमें जो और इक्विपमेंट है जैसे स्क्रू पिच गेज हो गया, उसका प्रयोग अंदर या बाहर की चूड़ियों के चेक करने के लिए। फिर आपका थ्रेड प्लग गेज होता है अंदर की चूड़ियों को चेक करने के लिए। इसके बाद थ्रेड रिंग गेज होता है बाहरी चूड़ियों को चेक करने के लिए। तो ये भी प्रयोग किए जाते हैं, मोस्टली पूछा क्या जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इफेक्टिव डायमीटर के लिए, थ्री वायर प्रोसेस इफेक्टिव डायमीटर के साथ साथ फ्लैंक का शेप चेक करने के लिए, ऑप्टिकल या फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर है तो उसके द्वारा थ्रेड की पिच चेक कर सकते हैं, फ्लैंक का एंगल चेक कर सकते हैं और शेप चेक कर सकते हैं किस प्रकार की थ्रेड है। तो ये था थ्रेड का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस था तो उसके लिए सॉरी, कि इन्वायरमेंट ही हमारे यहाँ का इसमें बहुत कोल्ड चल रहा है बेंगलोर का इन्वायरमेंट, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत खांसी वगैरह की समस्या होती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।